चूँकि परिचय कौन क्या है पहले अर्जुन जी के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा पहले बता दिया गया है। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। जो मुख्य अतिथि आज हमारे बीच उपस्थित है सूर्य प्रताप मिश्रा जी, हम लोग के बड़े भाई और गार्जियन हैं। इनसे हमेशा समय समय पर प्रेरणा हम सभी को मिलती रहती है, समाज सेवा में क्या कैसे उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए। शायद आप लोगों को पता न हो, पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को बाल तस्करी से मुक्त कराया है। ये 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भिक्षावृत्ति में लगे हुए थे, कहीं बाल मजदूरी में लगे हुए थे। कोई बच्ची है उसको किसी प्रयोजन से वेश्यावृत्ति या अन्य प्रयोजन से बाहर ले जाके बेचा गया था। 10,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को इन्होंने बाल तस्करी से मुक्त कराया है। इसी सराहनीय कार्य को देखते हुए 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया था। और हमारे कुशीनगर के लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाले कुशीनगर के पहले ऐसे युवा हैं। हालांकि ये भी एक बहुत गर्व की बात है कि इन्हें ये पुरस्कार लखनऊ से दिया गया था। लखनऊ देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में इन्होंने स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया, चाहे वो यूनिसेफ हो या कैलाश सत्यार्थी जो 2014 नोबेल विजेता हैं। इनकी जो संस्था है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन, इनके द्वारा जुड़ के भी काफ़ी सराहनीय ज़मीनी स्तर पे बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया गया। नीरज भैया उपस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इनका कृषि और जो जानवरों के प्रति अभी अर्जुन जी ने जो हंसिया वाली कहानी जो बताई थी वो बहुत मार्मिक है। और सही बात है, कोई भी जानवर है अगर जो कुछ उसको होता है तो कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने उसको एक मिशन के तौर पे लिया और एक मिशन बना दिया, जन आंदोलन बना दिया कि नहीं कैसे भी करके उसको, उस जो कुतिया है उसको हमें बचाना है। उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, नगर पालिका से लेके सबको परेशान किया, कहीं से मदद नहीं मिला। क्योंकि उसके लिए विशेषज्ञ टीम होती है रेस्क्यू की, और यहाँ शायद पूर्वांचल में वैसी टीम नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र से एक संस्था से सहयोग मिला और उन्होंने आके रेस्क्यू किया, तो प्रेरणादायी था वो वाकई। उसके बारे में चूँकि जो मीडिया में आनी चाहिए थी उस कार्य की जो भी सराहनीय कार्य था उतना तवज्जो नहीं मिला, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अनवरत ये कार्य ऐसे ही चलता रहा। तमाम जो प्रवासी मदद फाउंडेशन से डीके भैया हो गए, पांडे जी हो गए, और जो अध्यक्ष हैं पिंटू जी, संदीप मिश्रा जी, अर्जुन वेदांत जी, तमाम कुछ साथी तो पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूं। सभी का इस शानदार आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब हम आगे, चूँकि मुख्य वक्ता के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है, यह विषय मेरा नहीं है चूँकि बच्चों पे मैं काम करता हूँ और पिछले 1-2 दिन से मैं बहुत परेशान भी हूँ कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो तमाम ये डेटा वोटा का जो पेज है ये भी हमने प्रिंट आउट किया, दुर्भाग्य से ये भी पढ़ने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन ठीक है, जो ज़मीनी स्तर पे आप लोगों ने काम किया है उसी पे हम बात करेंगे, और जो छूट जाएगा उसके लिए तो खैर मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में हमारे आदरणीय भाई साहब मुख्य अतिथि हैं, ये कुछ बता देंगे, तो इनके भरोसे मैं कुछ छोड़ दूंगा। तो अब चूँकि देखिए जो सच्चाई है उस पर बात करना ज़्यादा सही लगता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सरकार के लोग हैं, गांव के लोग हैं जो अच्छे सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं, गांव के प्रधान जी हैं, इनके लिए जो कार्यशाला है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्रमिक प्रवासी कहीं ना कहीं गांव से ही होते हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे मन में आता है कि प्रवासी है कौन। प्रवासी की अगर जो परिभाषा देखें, जहाँ तक कुछ मैंने पढ़ा था, अभी बैठा था 1-2 मिनट के लिए मौका मिला, तो यही उसमें लिखाया पाया गया कि भाई कोई व्यक्ति अगर जो अपने मूल स्थान से कहीं भी शहर छोड़ के, गांव छोड़ के किसी अन्य बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में या अन्य देशों में जाता है रोज़गार के लिए, तो रोज़गार किसी प्रकार का हो सकता है, तो उसको हम प्रवासी मजदूर श्रमिक के नाम से जानते हैं। यही परिभाषा मानव तस्करी पे भी बैठता है। मानव तस्करी की परिभाषा चूँकि उस पर हम लोग काम किए हैं, यही है कि मानव तस्करी उसे कहते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को जबरन
धोखा, लालच, वो लालच कोई किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे नौकरी का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, अच्छा जीवन सपने दिखाने का लालच हो सकता है। किसी भी लालच से, किसी भी प्रयोग गलत उद्देश्य से अगर जो उसके मूल स्थान से कहीं और लेके जाया जाता है तो उसको मानव तस्करी कहते हैं। तो ये परिभाषा है। तो प्रवासी और मानव तस्करी दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो प्रवासियों की समस्या है, पहले हमें ये समझना होता है कि ये विदेश में जा रहे हैं या जो अपने देश के अंदर जो मजदूर है, श्रमिक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये समस्या आ क्यों रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहली बात ये, अगर जो कोई जाता है तो कहीं गांव से जाता है, शहर से जाता है, मजदूरी के लिए बाहर जाता है, तो गांव में, शहर में ऐसे कौन लोग हैं जो गलत उद्देश्य से, गलत प्रयोजन के लिए बाहर उनको लेके जाते हैं। ये पूरी बहुत चिंता का विषय है और ये गंभीर विषय है। देखिए, अगर जो किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैंने परिभाषा बताया, उसके मूल स्थान से, मूल निवास से जबरन, धोखा, किसी प्रकार के लालच से या किसी भी प्रयोजन से धोखे में रखकर उसको बाहर लेके जाया जाता है, ठीक है, तो मानव तस्करी कहलाता है। ठीक, तो ये तस्कर हैं कौन? आप इससे अगर जो कानूनी भाषा हम देखें तो तस्कर बोला जाता है, लेकिन मैं इससे दलाल कहूँगा। ये दलाल है कौन? दलालों को चिन्हित करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये दलाल हमारा कोई पड़ोसी हो सकता है, दलाल हमारा कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, दलाल कोई हमारे गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारे चौक चौराहों कहीं का कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारे ज़िले का कोई प्रतिष्ठित पत्रकार हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, पुलिस का अधिकारी होता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, दलाल कोई हो सकता है, हम उसे दलाल ही कहेंगे। तो ये दलाल जो एक तरीके से अपना गढ़ बना चुके हैं कि हमारे ही बीच के, हमारे ही मजदूर भाइयों को हमारे ही आंखों के सामने बहला फुसला कर, धोखा से, छल कपट से, यहाँ देश के अंदर नहीं बाहर ले जाके एक तरीके से बेच दे रहे हैं, फंसा दे रहे हैं। तो ये है कौन? इन्हें चिन्हित करना सबसे पहली ज़रूरत है। अगर जो हम इन्हें चिन्हित कर लिए तो ग्रामीण स्तर पे ही, जिले स्तर पे ही हम इसको रोक सकते हैं। ये तो बात की बात हो गई ना कि ठीक है, मजदूर गए, विदेश में गए, कतर में, ओमान में, खाड़ी देशों में गए रोज़गार के लिए, वहाँ पे फंस गए। बोला गया कि भाई साहब गांव के आप हैं, यहाँ पे कुछ आपको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 100, 200, 300 रुपये मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में 200-300 से ज़्यादा मिलता नहीं है, मजदूरी भी कर लेंगे तो बहुत घीस घास के 200-300 रुपये कमा लेंगे। तो आप चलिए, आपका पड़ोसी है, वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या कहीं कोई बिजनेसमैन है, कहीं अपना व्यवसाय किया हुआ है, आपसे अच्छा पैसा कमाता है, तो भाई उसको भी आपको दिखाना है कुछ कि आप भी अपना दिखाएंगे ना कि हम अच्छा कमाई कर रहे हैं या हम अच्छे जीवन यापन, अपना अच्छा जीवन भौकाल में जी रहे हैं। तो इसके लिए आप विदेश चलिए, वहाँ पे ये कंपनी है, वहाँ पे हम आपको अच्छा नौकरी दिलवा देंगे, पैसा 50-60 हज़ार मिल जाएगा रुपया, और 10-20 हज़ार खर्च भी कर देंगे, तब भी 30-40 हज़ार रुपये आराम से आपका बचत होगा। अब जो मजदूर यहाँ पे 200-300 रुपये कमाता था, अब उसको क्या दिखने लगा? 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, ठीक है, लाखों रुपए दिखने लगे। तो वो क्या करेगा? पहले तो बिना कुछ सोचे समझे, और मुझे तो हंसी ये आती है कि परिवार में भी लोग नहीं बताते हैं, अपने भाई को नहीं पता है कि हाँ वो कहाँ जा रहा है बाहर कमाने के लिए, परिवार के लोगों को नहीं पता है, मेडिकल इधर उधर फर्जी करवा के फिटनेस बनवा लेते हैं, नहीं पता चलता है कि जब वीज़ा आ जाता है तब कहीं फ़्लाइट में बैठते हैं तो स्टेटस डालते हैं कि ट्रैवलिंग टू इंडिया टू कतर, ओमान, ऐसे डाल। अब भाई क्या करेगा? अब तो फ्लाइट वहाँ पे उतर चुकी है, तो चाह के भी कोई उनको रोक पाएगा नहीं। अब वहाँ पहुँचते हैं, पता चला कोई कंपनी है, बोली कि 8 घंटे की नौकरी है, 50 हज़ार रुपये मिलेगा और मस्त AC में बैठना है, कंप्यूटर डेटा एंट्री करनी है, और वहाँ पे या तो झाड़ू लगवा रहे हैं, या तो शौचालय साफ करवा रहे हैं, या तो वहाँ पे साइबर फ्रॉड करवा रहे हैं, लड़कियां हैं तो उनसे वेश्यावृत्ति और जो घरेलू काम है वो सब करवा रहे हैं। तो ये खराब स्थिति है। तो शॉर्टकट में मैं बताया। अब हम ये जान गए कि प्रवासी है कौन। कोई भी व्यक्ति
प्रवासी मजदूर कौन है? कोई भी व्यक्ति अगर जो उसके मूल स्थान से किसी भी काम के लिए बाहर अगर जो जाता है तो प्रवासी मजदूर कहलाता है। ठीक, तो चिन्हित हम ये कर लिए कि हाँ प्रवासी मजदूर है। अब ये है कि अगर जो इनकी तस्करी हो रही है, इनका शोषण हो रहा है, तो इनको रोके कैसे? तो ग्रामीण स्तर पे ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों की मदद से हम एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि कम से कम गांव में ऐसे दलाल या ऐसे जो सोकाल्ड जो एजेंसियां होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां जिनको हम बोलते हैं, हर जिलों में, हर शहर में इनका ऑफिस कार्यालय खुला हुआ है और ये वीज़ा से लेके वहाँ काम दिलवाने तक का बड़ा बड़ा दावा करती हैं। तो कम से कम ये चिन्हित करें कि ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी कौन है जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, सरकार से जुड़ी हुई है और जो सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन, नियम कानून बनाए गए हैं उसका गंभीरता से पालन कर रही है और कोई उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ख़राब तो नहीं है। ये अगर जो हम पता कर लिए तो हमारे गांव में कोई दलाल आ रहा है या कोई प्लेसमेंट एजेंसियां आ रही हैं तो हम ये पता करके उनको वहीं पे रोक सकते हैं। ग्राम प्रधान के पास इतना तो अथॉरिटी है कि गांव में अगर जो कोई दलाल घुस रहा है तो मजबूती से गांव के 10-50 लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़े, इंक्वायरी करे। अगर जो लगता है कि ये दलाल है और बाहर ले जाके गलत उद्देश्य से मजदूरों को फंसाने वाला है तो पुलिस का सहयोग ले ले। पुलिस भी मदद नहीं करती है तो जो सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न प्रवासी मदद फाउंडेशन है, श्रमिकों पे, प्रवासी मजदूरों पे काम कर रहा है, तो इनकी मदद ले ले। इनकी मदद से जो प्रभावी कार्रवाई है वो हो सकता है कानूनी रूप से। 1-2-4 लोगों पे FIR दर्ज होगा, वैसे ही 50 भाग खड़े होंगे। ये ग्रामीण स्तर पे ये कुछ तंत्र अपना के हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि गांव में ग्राम पंचायतें कितने मजदूर बाहर गए काम करने के लिए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती हैं। पता है कि हाँ भाई ये फलाने व्यक्ति है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका कहीं भी कम से कम एक रजिस्टर तो हो कि हमारे गांव का कौन व्यक्ति किस शहर में काम कर रहा है, किस राज्य में काम कर रहा है तो वो किस उद्देश्य से कर रहा है, कितने साल से कर रहा है। 4 साल 5 साल हो गया तो भाई वो जीवित भी है या मर चुका है, या अगर जो वहाँ पे वो सेटल हो चुका है तो सही से सुखमय जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, जो देश के बाहर हैं उनके लिए एक नया रजिस्टर बन सकता है, प्रवासी मजदूर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, कि वहाँ उनका डेटा हो। कितने, ऐसा थोड़ी कि विदेश में गांव के पूरे लोग चले गए। एक गांव ग्राम सभा है, 1000 की आबादी है तो 50-100 बहुत गए होंगे, विदेश गए होंगे, क्यों भैया, इससे ज़्यादा तो गए नहीं होंगे। तो ये डेटा लिखा पढ़ी भी बहुत आसानी से हो सकती है। उनसे प्रॉपर संवाद करें ग्राम पंचायत कि भाई आप यहाँ पे गए हैं, किसी भी काम के लिए आप गए हैं, इस एजेंसी के द्वारा गए हैं, वहाँ पे आपको समय से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप जिस काम के लिए आपको लगाया गया आप वही ना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई गोबर उठा रहे हैं या झाड़ू पोछा कर रहे हैं या नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर जो ग्राम पंचायतें थोड़ी सी संवेदनशील हो और इसमें जो संसाधन की कमी हो रही है कि भाई रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, डाटा कैसे मेंटेन करना है, तो संगठनें हैं, NGO है, काम कर रही हैं, उनकी मदद से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेनिंग हो सकता है वर्कशॉप के जरिए। तो प्राथमिक स्तर पे हम इसको रोक सकते हैं। पहली बात तो ये है ग्राम पंचायतों की भूमिका, इसको प्राथमिक स्तर पे हम रोक सकते हैं। अब मामला ग्राम पंचायतों के हाथों से निकल जा रहा है कि उनके लेवल, उनसे ऊपर की बात आती है तो वहाँ पे है NGO और जिला प्रशासन। ठीक है, अगर जो कोई मजदूर ही है, ठीक है, लालच में या किसी भी छल कपट से, धोखे में, दलालों के चंगुल में विदेश में आखिर फंस जा रहा है तो भाई उसको आना तो है ना वतन वापसी, कैसे भी करके आना है। तो वो ये देखे कि ज़िले में कौन सी ऐसी NGO है जो निस्वार्थ भाव से, ठीक है, निःशुल्क जो है प्रवासी मजदूरों के लिए, ऐसे श्रमिकों के लिए मदद कर रही है। क्योंकि NGO के पास तमाम संसाधन होते हैं, उसकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे मैं बोला कि अभी प्रवासी मदद फाउंडेशन है, इसमें तमाम जिले के क्रांतिकारी युवा पत्रकार जुड़े हैं, अर्जुन वेदांत जी हैं, संदीप मिश्रा जी हैं, इन लोगों का अपना जो OTT चैनल भी है और ये डिजिटल जो न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से
तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों पे बहुत मजबूती और प्रखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं। जब ये लोग वीडियो बनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो भाई किसकी औकात है जो उस पर ध्यान न दे, उसको न सोचे, या उनके वतन वापसी के लिए कौन सा ऐसा नेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी है जो नहीं सोचेगा। तो कम से कम एक दबाव तो बनेगा। अन्य जो लोग हैं, चैनल से लाखों लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे कि भाई ये मेरा मजदूर भाई है, वहाँ फंसा हुआ है, इस हालात में है, ठीक है, इस पे कोई बुलाने के लिए भाई सांसद जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी क्या कर रहे हैं, जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, एसपी महोदय क्या कर रहे हैं, जिले के अन्य सामाजिक व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं, तो एक जवाबदेही तय होता है। ठीक, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी काम नहीं बना तो आगे आती है कि लिखा पढ़ी की बात आती है कि भाई विदेश मंत्रालय उसके लिए बना है। बाहर विदेश में कोई फंस गया है तो वहाँ हर देशों में भारत का दूतावास है, काम करता है, उसके लिए ऑफिस है, लोग लगाए गए हैं, 24 घंटे सक्रियता से कार्य करते हैं। उन तक संस्था मदद के लिए लिखेगी, अप्रोच करेगी, वहाँ से जवाब आएगा। ठीक है, सकारात्मक जवाब रहा तो ठीक है, ना अगर जो सकारात्मक जवाब नहीं रहा तो संस्थाएं अन्य माध्यम से भी प्रयास करेगी कि हाँ दबाव बना के कैसे भी हम करें। और इस तरीके से 260 से ज़्यादा सकुशल जो प्रवासी मजदूर हैं उनको आप ही की संस्था प्रवासी मदद फाउंडेशन ने बुलाया हुआ है, और सब लोग सकुशल अपने घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ है। ठीक है, आने के बाद लोग संपर्क में नहीं करते हैं, जो एनजीओ ने उनको बुलाया उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में संतोष तो है कि हमने इतने लोगों का मदद किया। एक गर्व के साथ हम बोल तो सकते हैं सीना चौड़ा करके कि हाँ हम प्रवासी मदद फाउंडेशन के लोग हैं, और हमने कुशीनगर जनपद ही नहीं अन्य जनपदों से भी 260 से ज़्यादा लोगों को कुछ ही वर्षों के अंदर हमने सकुशल वतन वापसी कराई है, विद डेटा के साथ, प्रमाण के साथ। ठीक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरव का क्षण है सभी के लिए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तीसरा आता है कि भाई जो तस्कर हैं या जो ऐसे जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से हर ज़िले में संचालित हो रही हैं, और हर जिले में, हर राज्यों में इनके कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े कार्यालय, यहाँ पे छोटे जो दलाल हैं उन पे ये आश्रित रहते हैं। ठीक है, और अर्जुन जी थोड़ा उंगली पीछे कर लीजिए, कैमरा आएगा नहीं अच्छे से, रिकॉर्ड हो तो अच्छे से हो। तो अब बात आती है कि जो हमारी लड़ाई है ये किसी दलाल से नहीं है। दलाल को मैं बोल दिया, असल में ये अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर है। इनको हम राष्ट्रीय स्तर के मानव तस्कर भी बोल सकते हैं, राज्य स्तर के भी बोल सकते हैं, अंतर्राज्यीय तस्कर भी बोल सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर बोल सकते हैं। ये जो अपराध है ये संगठित अपराध है ना। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति है वहाँ बैठे दूसरे देशों में सबको नचा रहा है। छोटा व्यक्ति नहीं है, अरबों खरबों उनके पास मतलब एक संसाधन है, पैसा भी उनके पास पर्याप्त है, और हर तरीके से वो सक्षम है। ऐसे लोगों से लड़ाई है। तो ऐसे लोगों से जब हम लड़ रहे हैं, ऐसे मानव तस्करों से लड़ रहे हैं जिसके लिए जो देश की सरकारें उनको रोक पाने में सफल पूर्ण तरीके से नहीं हो पाई हैं। इसीलिए नहीं हो पाई कि भाई तस्करी को सरकारें रोक थोड़ी ना पाई हैं। प्रयास न किया जा रहा है कि अपराध को कम किया जा सके। प्रयास सरकार, पुलिस के माध्यम से, तमाम सरकार के चैनल होते हैं, एनजीओ भी उसका एक हिस्सा होता है, तमाम लोगों हितधारकों की मदद से कि प्रयास किया जा रहा है कि ये जो अपराध है इसको कम से कम किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। कम कैसे होगा जब लोग जागरूक होंगे, तो ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तस्कर जो हैं वो संगठित हैं। और एक बात मैं हमेशा हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि समय के साथ साथ अपराध करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, वो समय निकल गया कि कोई आएगा, किसी व्यक्ति को रास्ते में चल रहा है तो गाड़ी में, वो फिल्मों वाली में जैसे होती थी भैया, ये जो फाटक ऐसे रोल करो, मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी होती थी, बैठाते थे, किडनैप करते थे और लेके चले जाते थे, फिर फिरौती की मांग करते थे। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। 112 है, हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग है। अगर जो कोई ऐसा करेगा तो 1-2 घंटे के अंदर बॉर्डर जिला क्रॉस करते करते भाई पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसा नहीं है। तो अब अपराध करने का तरीका बदल चुका है। अब क्या कर रहे हैं सब, धोखे से, लालच से, छल कपट से, कि एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहे हैं उनकी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती किसी मजदूर को उठा के विदेश भेज दे रहा है। ऐसा होता है? ऐसा हो तो भाई एयरपोर्ट पे ही पकड़े जाए,
ऐसा नहीं हो रहा है। तो मजदूरों की मर्जी से ही उनको बाहर काम के लिए लेके जाया जा रहा है। ये बात अलग है कि वो गैर कानूनी तरीका है। चूँकि कई बार ये देखा गया है कि जब ये प्रवासी मदद फाउंडेशन के साथ ही जब वहाँ रेस्क्यू करते हैं, ये पाते हैं कि भाई जो वीज़ा है वो फर्जी है, या जो कंपनी है वहाँ लेके गई है, जो कॉन्टेक्ट है वो फर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पे जब दूतावास से संपर्क किया जाता है तो दूतावास बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो कानूनी रूप से यहाँ पे आए हैं उनकी तो मदद हम आसानी से कर देंगे, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से तस्करों की मदद लेके यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, इसकी पूरी जानकारी जुटाए, उनकी पूरी जांच किए बिना हम कैसे भारत भेज दें। वहाँ की अथॉरिटी है। अब यहाँ पे कोई पाकिस्तान का कोई अगर जो व्यक्ति पकड़ा जाए तो पूरा नेशनल न्यूज़ बन जाता है कि हाँ ये मुखबरी करने आया था। तो आप सोचिए, लाखों की संख्या में हमारे देश के जो प्रवासी मजदूर हैं अन्य देशों में फंसे हुए हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। नरक से भी बदतर स्थिति है, ठीक है। और ये लाखों में है, ऐसा नहीं है कि कुछ हज़ार हैं जो फंसे हुए हैं, लाखों में हैं। खाड़ी देशों की हम बात करें, भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। डेटा मैं पढ़ नहीं पाया, जो कुछ पढ़ा था उसमें बता रहा हूँ। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1.5 करोड़ में कुछ लाख हैं जो जिन्हें गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे लेके जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ मानव तस्कर या दलाल लेके गए हैं और वहाँ पे वो फंस चुके हैं। अब वो भारत आना चाहते हैं। अब जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, वो गिरोह में अपना 2-4 लोग हैं, वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं फेसबुक पे, या संस्थाओं के पास भेज दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनका मोबाइल छीन लिया गया है, उनको एक जगह बंधक बना के रखा गया है, ठीक है। ऐसे इसी कारण से मैं इसीलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ, अभी पिछले महीने जून में NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उसको रोकने में काम करती है, अब उसको मानव तस्करी और तमाम जो बाल तस्करी रोकने के लिए भी सरकार ने लगाया हुआ है। तो उन्होंने देश भर में छापेमारी की और छापेमारी करके लगभग कई राज्यों से 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये कैसे लोग थे, एक बाबी कटारिया करके हैं, फरीदाबाद में उनका ऑफिस था। और ये बाबी कटारिया जब आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो ये बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब ऐसे वीडियो बनाते थे फेसबुक पे, उस पे अपना बॉडी वॉडी दिखाते थे और तमाम सरकार से उलझना, पुलिस के बारे में दुष्प्रचार करना और ऐसे तरह तरह की चीज़ें करते थे। और उन्होंने एक प्लेसमेंट एजेंसी अपनी बनाई थी। वो दावा करते थे कि बाहर में हम इस काम के लिए भेज रहे हैं, उस काम के लिए भेज रहे हैं। और जब NIA ने जांच किया तो पता चला कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसी इनकी थी कई सारे मानव तस्करों से जुड़ी हुई है। और ये लोग वहाँ पे जो युवाओं को भेजते थे विदेशों में, साइबर फ्रॉड जैसे जो अपराध हैं उसमें इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। किसी कोई यहाँ से उड़ा, कनाडा गया, कनाडा से अभी फ्लाइट लैंड की, अगले ही दिन 1-2 घंटे बाद किसी और फ्लाइट कोई और फ्लाइट करके कनाडा से किसी और देश पहुँचा दिए, वहाँ कुछ दिन रही, फिर किसी और देश पहुँचा दिए। एक व्यक्ति को 10 से 20 दिनों के अंदर 10 से 15 जो देश है वो घुमाने का काम किया जाता था, अलग अलग। तो इतना एक व्यक्ति को इतना एक देश से दूसरे देश तक जगह जगह घुमाया जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा कि हम फंसे हैं, फंस भी गए तो भाई हम कैसे वापस आएँ। तो खुशकिस्मत लोग हैं जो NGO से या दूतावास से संपर्क करके किसी भी तरीके से अपने वतन वापसी आ गए सकुशल। लेकिन ऐसे लाखों साथी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। और जो फंसा हुआ है, चूँकि बच्चों पे मैं काम करता हूँ, मैं सोचा कि भाई ये मतलब मेरा काम तो है नहीं, बहुत इस पर अध्ययन किया तो पता चला अरे भाई जो परिवार का व्यक्ति कोई गया है फंसा हुआ, वो किसी के बच्चे का पिता होगा, किसी बच्चे का चाचा होगा, किसी बच्चे का फूफा मौसा होगा। हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति हो जिससे उस पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति पर निर्भर की हो, और उस व्यक्ति के फंसने से परिवार को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चे की फीस भरने में दिक्कत होगी, बीमार हुआ तो उसे इलाज कराने में दिक्कत होगी, पत्नी गर्भवती है तो सोचिए जच्चा बच्चा दोनों को वो मिलना चाहिए, एक तरीके से जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जो देखभाल मिलनी चाहिए, चिकित्सीय
सेवा जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो मज़दूर फंसे हुए हैं तो भाई परिवार का उस पर असर नहीं होगा, सब पे असर होगा। तो एक जन आंदोलन आप लोग इसको बनाइए और कम से कम ऐसा प्रयास करिए कि ज़िले में जितने भी ये दलाल हैं, जो फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, चूँकि इस पर सरकार भी, पुलिस भी काम कर रही है, इनको चिन्हित करके और इन पे सख्त कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि बस इनको वार्निंग दिया जाए, FIR करवाया जाए, 2-4 लोगों को जेल भेजा जाए, ठीक है। कानूनी मदद के लिए हम लोग हैं, हमारे मार्गदर्शन सूर्या भैया हैं ही। राष्ट्रीय स्तर तक जो भी चीज़ें होंगी इनका मार्गदर्शन, इनका शरण मिलेगा तो भाई हम लोग झेल लेंगे। भले कितने भी पावरफुल लोग हैं, लेकिन जहाँ कानून की बात आएगी तो हम लोग इतना है रेल तो देंगे ही, ठीक है। तो कम से कम संगठित होकर एक दूसरे की मदद करके हम लोग इस संगठित अपराध को रोक सकते हैं। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डेटा में और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बताया ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं। हाँ, दिक्कत ये होती है कि इन जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ हैं, ऐसे दलाल हैं, इन पे कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े इन पे बड़े लोगों का हाथ होता है, बड़े तस्कर हैं, गिरोहबंद है, पैसे में भी इन लोगों के पास अरबों खरबों पैसा है, इंटरनेशनल नेक्सस है इनका। इनसे लड़ना है तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा, अपने संस्था को संगठित करना होगा, अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन करना होगा, विभिन्न कार्यशाला के माध्यम से जो संसाधन चाहिए, वो संसाधन किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे इन्फॉर्मेशन ही हो, कानून की जानकारी ही हो, तो इन सभी चीज़ों पे उनका क्षमतावर्धन करना होगा। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे मदद लीजिए। हम लोग हमेशा एक बड़े भाई, छोटे भाई की तरह हमेशा आप लोगों के साथ कंधों से कंधा मिला के हम लोग खड़े रहेंगे, साथ देंगे। और चूँकि इन लोगों को हल्के में मत लीजिए, ये मानव तस्कर हैं। जब आप लोगों का स्थापना दिवस था तभी मैंने सख्त लहजे में कहा था कि भाई लोग, अभी आप लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि ये ज़िले के छोटे मोटे जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं इन्हीं तक हमारी लड़ाई है, इतने तक सीमित नहीं है। दलालों की छोटे मोटे लड़ाई है, इतने तक सीमित नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। इसके लिए देश विदेश की सरकारें हैं, संगठित होकर काम कर रही हैं, इंटरनेशनल पुलिस संगठित होकर काम कर रही है। तो आप लोग संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो ये किसी भी तरीके से आपको तोड़ देंगे। और जब आप टूट जाएंगे, जब आप थक हार के बैठ जाएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि दूसरे के अंदर फिर उतनी क्षमता हो, उतनी ऊर्जा हो, फिर कोई इस लड़ाई को शुरू कर पाए, ऐसा नहीं लगता है। तो लड़ाई शुरू करना नहीं है, आखिरी अंजाम तक पहुंचाना भी उसका हमारा कार्य होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अब मैं समाप्त करूंगा। और मुख्य अतिथि ही हैं सूर्या भैया, जो छोटी मोटी बातें छूट गई हों मैं चाहूँगा कि ये उसकी भरपाई कर देंगे। और फिर मैं कहूँगा ये संगठित अपराध है और हम सभी को इसको एक जन आंदोलन के रूप में देखना होगा। केवल एक मजदूर फंस रहा है ये नहीं सोचना है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है, उसके बच्चों पे जो नरक से बदतर जो स्थिति हो रही है, क्योंकि मजदूर फंस जाता है तो बच्चों की तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए हम लोग जो प्रयास है वो हम लोग करेंगे। इसी के साथ आप सभी का आभार, अभिनंदन, आपने मौका दिया। ये मेरा विषय नहीं था, फिर भी जो प्रयास होना चाहिए था हमने किया। और आप लोगों ने जो ज़मीनी स्तर पे जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आप लोगों को पूरा अनुभव होगा कि कौन प्रवासी मजदूर किस तरीके की कठिनाइयों में वहाँ फंसा, कैसे आप लोगों ने रेस्क्यू किया, तो पूरा अनुभव इसके बारे में आपको होगा ही। बस ये ध्यान रखिएगा कि यह लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करों से है, दलालों से है, और ये हर तरीके से मजबूत है, संसाधनों से मजबूत है। ये हमें न तोड़ पाए, हमें इनको तोड़ना है, ठीक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय जय।